ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक प्रोसेस। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। प्रोटीन तुम्हें पता है क्या होते हैं? वो तुम्हारे पास वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो तुम्हें वेरिएशन देता है फंक्शनैलिटी के अंदर। और मल्टीपल प्रोटीन्स जो होती हैं उनके मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। जीन को हमने पहले भी डिफाइन किया था। हाउ डू यू डिफाइन जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड एंड दैट पॉलीपेप्टाइड इन टर्न कंट्रोल्स अ सर्टेन ट्रेट। ये हमने बात की थी। अब ये यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स हैं जिनसे ये बात पता चली कि किस तरह से प्रोटीन्स और डीएनए आपस में कनेक्टेड हैं। कि डीएनए और प्रोटीन में लिंक क्या है, आरएनए का है। कि डीएनए अपना आरएनए बनाता है और उसके बाद उससे प्रोटीन बनती है। डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास नहीं है कोर्स में, तो हमारे पास इनके आउटकम्स हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन हम पहले डिस्कस करें। डीएनए रेप्लिकेशन में तुम्हें पता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो डीएनए है वो ब्रेक हो जाता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और दोनों ओल्ड स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। तो ये कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पहले समझा जाता था कि शायद कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हो सकती है या डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन हो सकती है। तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या था कि उसके अंदर जो ओल्ड डीएनए है वो एज इट इज कंजर्व रहेगा और न्यू डीएनए बन जाएगा। और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन के अंदर सेगमेंट्स होंगे डीएनए के, ओल्ड और न्यू कंबाइंड। तो एनी हाउ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये एक्सपेरिमेंट से प्रूवन हो गया था। और ये एक्सपेरिमेंट भी अगेन वही वाली बात कि हमारे पास जिसकी डिटेल्स नहीं है, खाली हमारे पास आउटकम है कि एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या था। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पे आ जाओ तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ट्रांसक्रिप्शन होती है और डीएनए के एक्सपोज स्ट्रैंड के अगेंस्ट, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके अगेंस्ट आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को सिंथेसाइज करवाता है। व्हेन एमआरएनए सिंथेसाइज तो वो राइबोसोम्स के वो उसके कोडॉन्स बन जाते हैं। एमआरएनए पे भी कोडॉन्स होते हैं और डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे भी कोडॉन्स होते हैं। तो और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब एमआरएनए बन जाएगा तो एमआरएनए वहां से रिमूव होके इट विल गो आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इट विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म, जहां उसे राइबोसोम से वो अटैच हो जाएगा और राइबोसोम्स उसकी ट्रांसलेशन शुरू कर देंगे। ट्रांसलेशन के अंदर अमाइनो एसिड्स लेके टीआरएनए आता है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमाइनो एसिड और टीआरएनए एक साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अमाइनो एसाइल टीआरएनए। So amino acyl tRNA comes and it is having a triplet of bases called as anticodon. Anticodon is complementary to the mRNA codons. तो mRNA codons और anticodon के जो tRNA के जो anticodons है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती जाती है और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होती जाती है। यहाँ देखो डीएनए का स्ट्रैंड तुम्हें डीएनए मॉलिक्यूल शो किया हुआ है फिगर में। इस तरह से वो मॉलिक्यूल में तुम्हें दिखाया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन हुई तो एमआरएनए बन गया 5' to 3' डायरेक्शन में एक सर्टेन सेगमेंट का। फिर वही एमआरएनए उससे राइबोसोम अटैच हुआ और उसके बाद उसकी सिंथेसिस शुरू हो गई अमाइनो एसिड्स की। और अमाइनो एसिड्स की चेन की सिंथेसिस शुरू हो गई। अमाइनो एसिड्स टीआरएनए के साथ अटैच होके आए। हर अमाइनो एसिड और टीआरएनए जब एक साथ होगा तो उसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए। देखो यहाँ पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला अमाइनो एसिड कौन सा है? मेथियोनीन है, एमईटी लिखते हैं उसको। ये मैं तुम्हें पहले ही बताई थी बात। तो एंटीकोडॉन, कोडॉन ये तुम्हें यहाँ नजर आ रहे हैं। टीआरएनए को जो ट्रिपलेट होता है सर एंटीकोडॉन कहते हैं। और ट्रिपलेट जो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होते हैं और एमआरएनए पे होते हैं उनको हम कोडॉन्स कहते हैं। ये बात है जो तुम लोगों ने पहले भी देखी हुई होगी। जो आपका एमआरएनए होता है वो एमआरएनए डायरेक्टली मैच्योर एमआरएनए नहीं बनता। Initially, the coding strand of DNA, which is the gene, it is having regions called as exons and introns. Exons भी होते हैं, उसमें introns भी होते हैं। Introns जो होते हैं वो होते हैं intervening sequences. Introns जो होते हैं वो intervening sequences होते हैं। Intervening sequences are present between the exons. Exons EXON कौन सी regions होते हैं? वो regions होते हैं जिसमें codons होते हैं जिनसे amino acids आके अटैच होंगे फिर टीआरएनए से। सो ओरिजिनल जो एमआरएनए बनता है इट्स अ प्री एमआरएनए। वो प्री एमआरएनए के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन दोनों रीजन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए में क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनेगा उसमें से इंट्रॉन्स एक्साइज हो जाएंगे, एक्सिजन हो जाएगा, दे विल बी रिमूव्ड एंड दे विल बी चॉप्ड ऑफ। When they will be chopped off, the exons which are left will be spliced together
Splicing means that they will be joined together, and now the mRNA will be ready. This mRNA will then undergo translation to make a polypeptide. So this is called as post-transcriptional modification of mRNA. डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है, वो रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, अब हमने यही बात देखनी है कि हाउ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो अर्ली इन रेप्लिकेशन क्या होगा तुम्हारे पास, ये हम सर्कुलर डीएनए को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज में होता है, तो उसमें इनिशियली क्या बन जाता है, एक ओरिजिन होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है, and the point of origin where the replication is initiated, वहाँ से replication start हुई और एक replication fork बनना शुरू हो जाएगा जो उसके opposite end पे होगा। replication fork क्या होता है, वो DNA का segment जहाँ पे DNA के दोनों strands एक दूसरे से separate हो रहे हैं और वो इस तरह से separate हो रहे हैं जिस तरह unzip होके दो zip के parts एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से replication fork बन जाएगा। and as the DNA replication proceed, origin and replication fork will keep on moving away from one another, जैसे तुम्हें early in replication and late in replication नजर आ रहा है, and eventually the entire DNA molecule will be copied and a new DNA will be made from this. So इस तरह से replication fork बन रहा होता है। Initially जब समझा जाता था तो समझा जाता था that जो origin है और जो replication fork है वो unidirectional होते हैं। Unidirectional means that from the point of origin replication fork proceeds in one direction, but later on further research से ये बात पता चली कि origin से replication fork दोनों directions में travel कर रहा होता है, it is traveling in both directions. So DNA दोनों region से unzip हो रहा होता है जो circular DNA, so replication fork बनता है and it keeps on moving away from the point of origin. जब हमारे पास हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए की रेप्लिकेशन में हमारे पास ज़रूरी होती है कि सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो डीएनए है वो सुपर कॉइल हुआ है, तो उसकी सुपर कॉइलिंग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है, तो उसको आप ब्रेक करके नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बनाते हो। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्जन जो होता है वो किस एंजाइम से होता है, वो होता है टोपो आइसोमरेज 2 से। ये एंजाइम्स तो मतलब याद रखते हैं, topoisomerase 2 is involved here to convert positive supercoiling into negative supercoiling. Topoisomerase 2 is also called as gyrase. Now this negatively supercoiled DNA is accessible to an enzyme called topoisomerase 1. Topoisomerase क्या करेगा, ये DNA को इस तरह से कट करेगा कि DNA अनवाइंड होगा और उसका हेलिक्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। जब वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा तो another enzyme helicase will come and helicase will start to break the hydrogen bond which are present between the two strands and replication fork will be established. जब replication fork establish हो जाएगा तो replication fork की वजह से DNA strands separate होना शुरू हो जाएंगे। अब वो separated DNA strands किस तरह से separate होंगे, ये तुम्हें डायग्राम में नीचे नजर आ रहा है। replication fork बन गया और किस तरह से helicase आगे जा रहा है और वो DNA के fragment, DNA के strands को separate कर रहा है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए उसको बाहर से स्टेबलाइज करते हैं, सो दैट द टू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड वंस अगेन, वरना वो दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और हेलिकेज का काम खत्म हो जाएगा और रेप्लिकेशन प्रोसीड नहीं करेगी। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, दे मेक श्योर दैट द रेप्लिकेशन फोर्क एग्जिस्ट एंड इट स्टेज ओपन। At the same time, new DNA molecules will start to line up in front of the exposed fragments of the segments of the DNA. जो 3' to 5' वाला है उसके अगेंस्ट भी स्ट्रैंड बनेगा और 5' to 3' वाले के अगेंस्ट भी स्ट्रैंड बनेगा। तुम देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है और एक लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस DNA का स्ट्रैंड बन रहा होता है, इट्स कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड। इस लीडिंग स्ट्रैंड से क्या हो रहा होता है, तुम्हारे पास जो डीएनए बनेगा ये कंटिन्यूअस होगा, इसमें किसी किस्म का ब्रेक नहीं होगा। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है, लैगिंग स्ट्रैंड इस तरह से बनता है कि उसमें इनिशियली ब्रेक्स आते हैं और बाद में ब्रेक्स आते रहते हैं, वो बीच में गैप्स रह जाते हैं उसके। तो दीज फ्रेगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लैगिंग स्ट्रैंड आर कॉल्ड एज द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आप बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन करवाते हो। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, ये 3 एंजाइम्स हैं जो डीएनए के न्यू मॉलिक्यूल को इलोंगेट करवाने में हेल्प करते हैं।
तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं इन सब के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, इनके फंक्शंस तुम लोग को, यू शुड लर्न द फंक्शंस ऑफ दीज एंजाइम्स. So eventually 2 DNA molecules will be made from this. उसी के नेक्स्ट पेज पे देखो, तुम लोग को नेक्स्ट पेज पे मजीद डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डायग्राम्स दिए हुए हैं दोबारा इसी रेप्लिकेशन फोर्क के और डीएनए फ्रेगमेंट्स के, किस तरह से डीएनए के रेप्लिकेशन हो रही है और किस तरह से डिफरेंट लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड है और किस तरह से जो फ्रेगमेंट्स हैं दे आर बीइंग ज्वाइंड. तीनों एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, टोपोइसोमरेज 1 एंड 2, जिसको इनके जो फंक्शंस है, हेलिकेज का फंक्शन, एसएसबी का फंक्शन, ये डीएनए लाइगेज का फंक्शन, ये सारे तुम्हें याद होने चाहिए. अच्छा, एक और चीज ये होती है कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है तो डीएनए के एक्सपोज फ्रेगमेंट्स के अगेंस्ट जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें सबसे पहले प्राइमर अटैच होता है. वो प्राइमर क्या है? इट इज अ गाइड फॉर डीएनए पॉलीमरेज. वो प्राइमर अटैचमेंट का एंजाइम होता है प्राइमेज. तो दिस इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड्स. सबसे पहले प्राइमेज से प्राइमर अटैच हो जाएगा और जब प्राइमर अटैच हो जाएगा उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उसके अगेंस्ट नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाना शुरू कर देगा. अच्छा, यहाँ जो मैंने तुम लोग को फिगर डिस्प्ले की हुई है, फिगर 1233, इसमें यू कैन सी ये तुम्हें एक सिलेंडर के अराउंड डीएनए रैप हुआ नजर आ रहा है. ये वही हिस्टोन का ऑक्टामर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. हिस्टोन ऑक्टामर किस तरह से होते हैं? उसमें H2A, H2B, H3 और H4, इन 4 हिस्टोन्स के डाइमर्स होते हैं, मतलब 8 होते हैं टोटली हिस्टोन्स, और ये मिला के एक ऑक्टामर बना देते हैं जिससे आप जिसका स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल होता है. उसमें विड्थ होती है इसकी अराउंड 11 नैनोमीटर एंड इट्स हाइट एट अबाउट 6 नैनोमीटर. सो डीएनए विच इज अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल जो अप टू 67 नैनोमीटर का डीएनए होगा डुप्लेक्स में, जब वो इस सिलेंडर के अराउंड रैप होगा तो इट विल बी कंडेंस एंड इट विल बी रैप ओनली इन 11 नैनोमीटर. तो बहुत बड़ा डीएनए तुम छोटे से रीजन के अंदर रैप कर सकते हो यूजिंग हिस्टोन प्रोटीन. और लिंकर हिस्टोन हमने पहले डिस्कस किया था. लिंकर हिस्टोन एक ऑक्टामर को दूसरे ऑक्टामर से कनेक्ट कर रही होती है. That's it for now. I'm stopping this.